हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। इससे पहले के जितने वीडियोस थे आपको हमने डिफरेंशिएशंस के पार्ट्स आपको सिखा दिए। अलग अलग क्या क्या रूल्स होते हैं, उसमें भी 4 फंक्शन हमने सिखाया था। अलजेब्राइक फंक्शन सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, उसके अंदर जो भी थे चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल्स, इन सब बातों पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है इंटीग्रेशन का भी, जैसे डिफरेंशिएशन का यूज़ फिजिक्स में काफ़ी होता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन का भी दोस्त फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है ना। लगभग हर चैप्टर में आपका इंटीग्रेशन का भी यूज़ होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन का बेसिक रूल्स को हम लोग पता करें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का एक तरह से सिंबल जो होता है ना दोस्त, इंटीग्रेशन का हम लोग सिंबल जो होता है कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर सपोज मान लो पहला रूल्स अगर हम लोग फॉलो करें अलजेब्रिक फंक्शन का, y = x⁴n, जैसे डिफरेंशिएशन में एक रूल बनाए थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन में क्या हुआ था, n बगल में आया था n-1। उसी तरीके से इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, तो इंटीग्रेशन ही हो गई। किसका इंटीग्रेशन करना है, y का इंटीग्रेशन करना। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y, ठीक है ना। किसके रेस्पेक्ट में, तो y dx है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में dx को मल्टीप्लाई किया जाता है और डिफरेंशिएशन में dx को डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में dy/dx लिखते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका, y का x के रेस्पेक्ट में यानी कि इंटू dx करते हैं। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई किया जाता है और डिफरेंशिएशन में आपको डिवाइड किया है। तो इसका रूल क्या कहता है मैथमेटिक्स में कि एक पावर ऐड हो जाएगी n+1, जो भी उस पर इंटीजर की वैल्यू दे रखा है या जो भी वैल्यू दे रखा है उसमें पावर 1 ऐड हो जाएगी, और जो ऐड करने के बाद जो ऊपर जो आया n+1 है ना, जो भी ऐड करके आया नीचे उतना से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, है ना। n+1 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है, ठीक है ना। लेकिन अब आप इसमें एक कंडीशन लगे, इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, जितना हमें फिजिक्स में ज़रूरत होता है। बेसिक बातें ही अभी अपने को सीखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक शर्त ये है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू, इक्वल साइन दे के क्रॉस कर देंगे, नॉट इक्वल टू -1, ये नहीं होना चाहिए, तभी ये रूल लागू होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू -1 होगी तो उसके लिए एक नई मेथड बताई गई है, जो सबसे लास्ट में बताया जाएगा इंटीग्रेशन के चौथे फंक्शन में, आपको 4th वाले पार्ट पे। अभी रूल ये कहता है अलजेब्रिक में, है ना, आपको अगर इसको करना है, इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करते हो तो शर्त ये है कि n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्त n की वैल्यू यहाँ -1 करोगे तो -1 + 1 दैट इज़ 0, नीचे 0 आ गई तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं, या अनडिफाइंड, सिंपल भाषा में समझो अनडिफाइंड इसको बोला जाता है, या नीचे 0 आ गया तो इनफाइनाइट हो जाती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड मैथमेटिक्स के टर्म्स में, ठीक है ना। और अगर इसकी भी पॉसिबिलिटी है, इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं कब, n की वैल्यू -1, उसकी रूल्स अलग फॉलो किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे साथ एक मजबूरी हम लोग के साथ आ गई कि n की वैल्यू जो है -1 नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए रूल आपको अलग से बताए जाएंगे। आप देख सकते हो ये भी वैसा ही क्वेश्चन उसी टाइप के बनेंगे। इसके अलावा n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। n की वैल्यू 1 2 3 4 -1 तो नहीं रख सकते, -2 -3, फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, 0.4 1/2, इस तरीके से रख सकते हैं। अब जैसे सपोज मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है y = x का, तो ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन किसका, y, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, dx से, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो x का पावर कितना है 1, उसमें 1 ऐड कर दो, n+1 है ना, इसका पावर 1 है ना, तो 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 2, जो ऐड करने के बाद आया उसी से आपको दोस्त डिवाइड करना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक c हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। c एक कोई कांस्टेंट होता है, वो फिजिक्स में आपको पता चलेगा कि c का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। और c कब यूज़ किया जाता है, जब आपका लिमिट नहीं दिया हो, है ना। जो बच्चे पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन उनको बात समझ में आ रहा होगा कि लिमिट हमने क्या बोला, जैसे लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट। लेकिन जो 11th के बच्चे हैं अगर जो नहीं जानते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो अभी तो फिलहाल आप इतना समझो कि जो भी इंटीग्रेशन सॉल्व करके आएगा उसमें ऐड हम कर देंगे, c से ऐड कर देंगे, c एक कोई कांस्टेंट लेंगे, ठीक है ना। और ये कब यूज़ करना है, जब लिमिट मेंशन नहीं होगा तब, ठीक है ना। इस पे अब देखो डिफरेंशिएशन x से करते तो 1 आता, लेकिन इंटीग्रेशन अब चेंज हो गया, आपको जो भी पावर दिया रहेगा उसमें 1 ऐड करना है, और जो ऐड करने के बाद आया उसी से आपको डिवाइड करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके इंटीग्रेशन को आप फॉलो कीजिए। सपोज मान लो x की वैल्यू आपके पास 3 है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y,
और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पावर ऐड हो जाएगा तो 3 + 1 4, ऐड करने के बाद जो ऊपर आया 4 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c एक है ना आदत रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। सपोज मान लो y = x का पावर -2 है, -1 तो यूज़ ही नहीं कर सकते हम लोग, नेगेटिव में अगर दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन करना है किसका, y का इंटू dx। इंटीग्रेशन क्या करता है, एक पावर ऐड कर दो तो -2 + 1 करोगे दोस्त तो -1 आएगा, तो -1 जो ऊपर आएगा वही नीचे से डिवाइड कर देना प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो निगेटिव भी हो या पॉजिटिव हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कितनी भी हायर वैल्यूज हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x⁴ इंटीग्रेशन y dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पावर ऐड करोगे दोस्त तो 10 हो जाएगा, और उस 10 जो भी ऊपर आएगा उससे आप डिवाइड कर देना नीचे, है ना, और एक प्लस हम लोग c ऐड कर देंगे तो देख सकते हो इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, सिंपल है, बेसिक रूल है, बस आपको ध्यान रखना है इस कंडीशंस को, है ना, जल्दीबाजी में गलती नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से रूल बताई जाएगी अगर -1 होगा तो उसके लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस अगर हम लोग करें, y = x का पावर -11 है, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन जो है आपका y का करना है, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ऐड कर देंगे तो ये -10 हो जाएगा, 1 ऐड करोगे जो ऊपर आएगा दोस्त उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस ये फाइनल आंसर। कितनी भी हायर वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं बनने वाला है, x का पावर 999 ले लो, 999 ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन y है, dx से मल्टीप्लाई कर दो, एक ऐड कर देना तो ये 1000 हो जाएगी आपके लिए, और ये 1000 से आप डिवाइड कर देना, रूल्स एक ही हैं, उसको अलग से कितनी भी हायर वैल्यू हो चाहे वो पॉजिटिव में और नेगेटिव में सेम प्रोसेस लगेगा, ठीक है ना। अगेन अगर सपोज मान लो फ्रैक्शन में अगर हम लोग ले लें x का पावर जो है 0.4 ले लें, ठीक है ना, तो अगेन आप इंटीग्रेशन करोगे y dx तो एक पावर ऐड कर, एक प्लस कर देना पावर में तो 0.4 + 1 डेट इज 1.4 डिवाइडेड बाई जो ऊपर आया उससे आप डिवाइड कर दो प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सपोज मान लो y = x का पावर जो है -0.6 दे रखा है, तो इंटीग्रेशन y dx अगर आप करते हो तो इसमें एक 1 ऐड करोगे तो 1 - 0.c 0.4 हो जाएगा, जो ऊपर आएगा उससे यहीं आपको डिवाइड करना है प्लस c, तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट और क्वेश्चन करें अगर हम लोग, सपोज x का पावर जो है 3.7 हो गई तो कुछ नहीं y dx कर लो आप, है ना, इंटीग्रेशन तो ये हो गई, एक ऐड करोगे तो 4.7 जो ऊपर आएगा उससे आपको डिवाइड कर देना है 4.7, तो देख सकते हो सेम टाइप के आपके रूल्स लगेंगे, चाहे वो फ्रैक्शन में होगा या नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा, ठीक है ना। तो ये आप आपका बेसिक्स यहाँ पे कम कर दिए, +1 करेंगे तो 3.1 डिवाइडेड बाई जो भी विथ साइन भी लेके आएंगे -3.1 प्लस c, ठीक है ना, पहले भी हमने किया था, देखो यहाँ पे -10 आया तो -10 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से -3.1 है तो नीचे भी -3.1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक इस रूल को आप समझ गए होंगे कि जो भी पावर अलजेब्रिक वाले में x⁴n दिया रहेगा, एक पावर ऐड करना है, पावर ऐड करने के बाद जो भी आपके पास डाटा आ रहा है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे और c की आदत डालेंगे, c आप रखेंगे जरूर, जो कब जब लिमिट नहीं दिया होगा, तो लिमिट वाले भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उस समय c नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे वाले सेक्शंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं और क्या इसमें ज़रूरत पड़ सकती है हमें। अगर सपोज मान लो y = 2 दे रखा है मेरे दोस्त, ठीक है ना, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो आप याद करो डिफरेंशिएशन में इसका क्या आ गया था, 0 आ गया था, लेकिन इंटीग्रेशन में दोस्त यहाँ पे 0 नहीं आने वाला है। तो इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे ना y dx, तो y की वैल्यू कितनी है 2 dx, तो जब इस तरीके का दिया रहेगा ना तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट dx, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन dx। कभी भी कांस्टेंट दिया रहेगा, जैसे y = 2 है, 10 है, 5 है, तो यहाँ पे रखोगे 5 को बाहर कर देना और इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल dx यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो एक बात का ध्यान रखो, अगर dx होगा ना तो यहाँ से इंटीग्रेशन और d हटा देना, x लिख देना, इंटीग्रेशन ऑफ dy होगा ना दोस्त, इंटीग्रेशन और d हटा देना, ये y लिख देना, इंटीग्रेशन ऑफ dl होगा तो इंटीग्रेशन का सिंबल और d हटा देना तो ये l हो जाएगा। टोटल लेंथ
टोटल वाई टोटल एक्स होता है। जैसे फिजिक्स में आपको dt होगा तो इसका मतलब होता है टोटल टाइम, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन और d को हटा देना तो बच गया आपके पास t, ये du हो गई, तो इंटीग्रेशन और d को हटा देना तो ये आपके बच गया u। तो अब आप समझ गए होंगे इंटीग्रेशन और d है तो दोनों हटा देंगे तो ये क्या बच जाएगा x, तो ये प्लस c, ठीक है ना। c की आदत डालेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 का इंटीग्रेशन 2x आएगा, ठीक है ना, प्लस c। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मेरे दोस्त, जैसे सपोज मान लो 100 ही दे रखा है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा लेकिन इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो y की जगह 100 रखेंगे और यहाँ पे dx, राइट। तो कांस्टेंट हम बाहर कर लेंगे और dx का क्या हो गया हमने डिटेल में आपको बता दिया, dx का हो जाएगा दोस्त x और लास्ट में एक c यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, जबकि डिफरेंशिएशन जो है 0 होता है लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। तो आगे भी हम लोग इसकी और भी प्रैक्टिस करेंगे, अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए आपको, है ना। तो ऑनलाइन में उम्मीद है आपके ना कहीं साउंड में दिक्कत आ रही होगी, सब कुछ आपको परफेक्ट बहुत इजी गोइंग आपको हमने बता रहे हैं और बिल्कुल घर बैठे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो यहाँ पे वीडियो के सहारे। तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको डे बाय डे जितने भी वीडियोस मिलेंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे फिज़िक्स के रिलेटेड, वो सब आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप बहुत अच्छे से तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो बच्चे को लगता है कि नहीं अपने को ऑफलाइन में ही ज़्यादा बेटर लगता है और कोटा में आए हुए हैं या जो आना चाहते हैं वो ऑफलाइन सेंटर्स पे भी हमारे विज़िट कर सकते हैं और वहाँ भी आपकी सेम टू सेम उसी तरीके की क्लासेस जो हैं आपको ऑफलाइन वाले में कराई जाएगी, जिससे कि ऑफलाइन करने से आपको ये भी फ़ायदा होता है कि होमवर्क्स आप बहुत अच्छे से बनाते हैं। ऑनलाइन में आप अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। तो जो बच्चे कोचिंग में स्टडी कर रहे हैं या कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोई लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी कर रहा है, कोटा वाले बच्चे को मैं बता रहा हूँ, और तो वो बच्चे जो हैं ज़रा ध्यान दें, फिज़िक्स में अगर कोई भी चीज़ आपको दिक्कत आ रही है ना, तो तुरंत कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर 1 ईयर का नुकसान आपका होता है। तो आप ऑफलाइन सेंटर्स में भी क्लासेस कीजिए, है ना, ऑनलाइन तो कर ही रहे हैं, है ना।